क्या आप जानते हैं कि दुनिया में काम के घंटे 8 घंटे ही क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? सोशलिज्म क्या है? मजदूरों के कंपनी में कुछ अधिकार है, वो अधिकार कैसे मिले? इन सारी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं द मिरर 2.0। हम लेके आए हैं हिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर 2। क्या है? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग केयरफुली मेरे साथ बने रहिएगा, सुनिएगा, तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आएगा। मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग टीचर हैं और जो लोग पढ़ाना चाहते हैं कमिंग डेज में, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी जरूरी है। 9th क्लास के बच्चे आप कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे इसका कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है? जो लोग भी अभी तक देख रहे होंगे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं छोटा लिखा हूँ, बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है, जो भी शुरुआत है। अगर आप में से इसमें से कुछ नहीं अगर स्पष्ट होगा, स्पष्ट तो ऐसे है, मैं हट जाऊंगा, आप लोगों को दिख जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग डेवलप करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, शुरुआती जो चैप्टर का जो पार्ट्स है उसको लोग बढ़िया से नहीं समझ पाता है, या टीचर उसका ओवरव्यू बढ़िया से बच्चों को नहीं दे पाते, जिससे बच्चों में शुरुआत समय में ही अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं बन पाती है, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। और बेसिक स्तर पे अगर बच्चे केयरफुली कहाँ से पढ़ना है, क्या जरूरी है, अगर इन बातों को समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसे हिस्ट्री में मैं लगभग 17 साल से ज्यादा समय से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो लिख भी नहीं पाते हैं बढ़िया से। तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको लिखने संबंधी प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं वो तरीका बताऊंगा जिसके आधार पर आप इजीली क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर को, इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। आपने को इसमें पढ़ना क्या है, तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है द एज ऑफ सोशल चेंज। ये सारी की सारी बातें यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप का जो सोशल चेंज होता है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है। फिर रशिया के बारे में पढ़ना है, 1905 या 1914 के पहले की हिस्ट्री के बारे में, और फिर कैसे वहां पे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशियन रिवॉल्यूशन होता है और उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है। फाइनली आगे चल करके हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, और कैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के थ्रू और बोल्शेविकों की हाथ में सत्ता आ जाती है। और जब बोल्शेविक के हाथ में सत्ता आ जाती है तो बोल्शेविक किस तरीके के चेंज लाते हैं, कैसे सोसाइटी में जो सिविल वार होता है उसको हैंडल करते हैं, पूरा यूएसएसआर का वो लोग फॉर्मेशन करता है। और फाइनली जब स्टालिन के हाथ में सत्ता आती है तो एक मामूली सा एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री बन जाता है। ये सारी की सारी कहानी आप लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी भी मैं एक बार और रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा काइंडली उसको कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या है ये। अब अगला सबसे पहला यूनिट एकदम केयरफुली समझेंगे। ये जो यूनिट है आपको खास करके जो फर्स्ट इसका यूनिट है, ये पूरे यूरोप के बारे में, पूरे यूरोपियन सोसाइटी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। तब हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पे चलेंगे। इसलिए चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट यूनिट में आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कैसे यूरोपियन सोसाइटी बदलती है, उसका कैसा कैसा इम्पैक्ट दुनिया भर में होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिएगा एज ऑफ सोशल चेंज में आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, इसको फ्रीडम एंड इक्वलिटी होते हैं, वो पूरे यूरोप में सर्कुलेट होता है। यूरोप होते होते वो एशिया तक पहुंच जाता है। आगे देखिएगा, ये जो नया आइडिया होता है कौन सा, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ये इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करता है। कौन सोशल पावर को कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, इन सारी बातों पे खासकर यूरोप में बड़े पैमाने पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। क्योंकि अब लोगों को ये पॉसिबिलिटी लगने लगती है
यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से लोगों को ये उम्मीद जग जाती है कि समाज को बदला जा सकता है, सोसाइटी में चेंज लाई जा सकती है, बनी बनाई व्यवस्था को भी बदला जा सकता है, क्योंकि वो लोगों को दिख रहा था। तो ये सब हुआ। आगे इसी में हो जाएगा कि इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेरेजियो बंगाल के एक बहुत कम उम्र के एक सोशल रिफॉर्मर रहे, बहुत कम समय में वो गुजर गए। उनके बारे में आप लोग जानिएगा। वे लोग भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते थे। और तो और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया निकला और जो सोसाइटी चेंज की बात कही, कॉलोनियल रूल जहां जहां था वहां के लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। सबके लिए वो अलग तरीका था। वो क्या था, कैसे था, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग इस बारे में बात करेंगे कैसे सोसाइटी को रीशेप किया गया आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज की बात कहा जा रहा है। जो गुलाम कंट्री होते हैं उनको कॉलोनीज कहा जाएगा। उन लोगों ने इस आइडिया को कैसे लिया। फिर आप देखिएगा आगे अगर यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग खासकर यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में सभी के सभी लोग चेंज के फेवर में नहीं थे। यानी सब लोग नहीं चाहते थे कि समाज और सोसाइटी में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो, सोसाइटी बदले, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि चेंज हो। सभी लोग नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि समाज और सोसाइटी में बदलाव जरूरी है। और ये जो बदलाव लाने वाले थे, इनका नाम था लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। अब समझिएगा, यहां से आपके चैप्टर की बेसिक शुरुआत होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में खूब रहता है। लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। तो लिबरल्स मतलब क्या होता है, सबको मिला जुला के चलने वाले लोग। खूब बढ़िया से सुनिएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। लिबरल्स वैसे लोग हैं जो सभी धर्म को और रिस्पेक्ट देने वाले थे। ये सब चाहते थे कि समाज में इक्वलिटी आए, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, एक पार्लियामेंट हो, एक वेल डिफेंड जुडिशियरी हो, इसके थ्रू शासन व्यवस्था चले। तो जब ये बात मैं बोल रहा हूं तो आप कहिएगा तो ये तो डेमोक्रेट्स कहे जाएंगे, इनकी तो आइडियोलॉजी बिल्कुल डेमोक्रेट्स टाइप की है। लेकिन फिर भी लिबरल जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई लिबरल्स वे आर नॉट डेमोक्रेट्स। ये डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं थे कि ये लोग महिलाओं को वोटिंग राइट देना नहीं चाहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके पास पैसा नहीं हो, मतलब गरीब तबका जो टैक्स ना देता हो सरकार को, उनको भी वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थे। इसलिए लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कहे जाएंगे। लिबरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है। तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि अगर आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा अभी भी लिबरल्स के बारे में, तो मैं आपको आपके बुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया भी हुआ है। आप में से लोग, ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत बुक को अगर ध्यान से देखिएगा तो लिबरल के बारे में जो भी चाहिएगा हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो लिबरल्स हो गए। तो लिबरल्स के बाद हम लोग बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स जो थे थोड़ा लिबरल्स से भिन्न थे। ये सबको वोटिंग राइट देने के फेवर में थे। ये इवन महिलाओं को भी वोटिंग राइट देने के फेवर में थे। आपको बता दूं कि वो लिबरल्स लोग ही थे फ्रांस में जिन्होंने एक्टिव और पैसिव में लोगों को बांटा हुआ था। यानी एक्टिव सिटीजन वे रहेंगे जो सरकार को टैक्स देंगे, पैसिव वो रहेंगे जो टैक्स नहीं देंगे, सारी की सारी महिलाएं पैसिव रहेंगी। लेकिन खासकर रेडिकल लोगों का ऐसा मानना नहीं था। रेडिकल लोगों के सामने छोटा सा ब्लॉक आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके थे। ये बहुत सारे लोग, इनका मानना था कि समाज में वैसी गवर्नमेंट बने जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, यानी लोगों के मत के द्वारा चुनी गई है। लोगों का जिन लोगों ने जिन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करे उनकी सरकार, मतलब डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लोग फेवर में थे। हाँ, एक और बात है, इन लोगों का एक और मानना था कि भाई ये लोग प्राइवेट संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन एक ही आदमी के हाथ में, कुछ ही लोगों के हाथ में समाज की संपत्ति आ जाए और वो अपने अनुसार समाज को चलाए, इसके खिलाफ थे कौन? रेडिकल्स। तो लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए। अब बारी है कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव जो थे वो लिबरल्स और रेडिकल दोनों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि समाज तो बदलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बदलना चाहिए। सडनली चेंज के क्या थे? खिलाफ थे। ठीक है, तो ये तीनों आइडियोलॉजी
पूरे यूरोप में 19 सेंचुरी में अपने अपने आइडियोलॉजी को लेकर के काफी इन लोगों में डिस्कशन हुआ, काफी डिबेट हुआ। आप समझिए कि ये लोग अपने आप को अपने तरीके से साबित करने के लिए लगे रहे और इन्होंने एक अलग तरीके से अपनी सोसाइटी को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास भी किया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला यूनिट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। ये तो हो गया आपको लिबरल का एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, रेडिकल का दे दिया और कंजर्वेटिव का दे दिया। तो कभी कभी अब अगला आपका टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या था, उसके बाद सोसाइटी कैसे बदलता है, इसके बारे में हम लोग केयरफुली सुनते हैं। देखिएगा, एकदम एक एक लाइन को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं बता दूं कि अभी रसिया की बात नहीं हो रही है, ये सारे यूरोप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है खास करके उस समय, उस ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं जिस समय समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रहा है, खास करके यूरोप के जिस समय ये डेवलपमेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो हम लोग देखते हैं दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स, कौन सा पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बात हो रही है, वही लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव की। ठीक है, वी आर साइन ऑफ न्यू टाइम, ये एक नए समय का मतलब सूचक था कि नया समय नया आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज, ये वो समय था जो बहुत बड़े पैमाने पर सोशल और इकोनॉमिकल चेंज हो रहा था समाज और सोसाइटी में। It was a time of when new cities came up and new industrial region developed. ये वो समय था जब नए नए सिटीज बस रहे थे, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो रहा था। अपने देश में भी आजादी के बाद से, आजादी कुछ पहले बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन का सेटअप हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल टाउन कहने का मतलब वैसे शहर जो पहले शहर नहीं थे, वहां पे पहले इंडस्ट्री लगा और बाद में वहां पे क्या होना शुरू हो गया, टाउन बसना शुरू हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल जमशेदपुर है। जमशेदपुर टाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना 1907 में हुई। उसके बाद से वहां पे धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू हो गया। आज इंडिया का बहुत बड़ा टाउन में से और इंडस्ट्रियल टाउन में से एक है। तो इस तरीके की बात रही, इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप होने लगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स कहने का मतलब ये है कि बेंगलोर को ले लीजिए, हैदराबाद को ले लीजिए, क्या है, आईटी हब है। तो आईटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो जितनी चीजें आपको चाहिए वहां सब कुछ अवेलेबल है। उस तरह का कहीं और अगर डेवलप करते हैं तो आपको उन सारी चीजों को खोजने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर में आप हैं तो सडनली उससे सारा काम इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो रीजन है कि इस रीजन में सारी चीजें अवेलेबल, तो वैसे वैसे रीजन डेवलप हुए। उसका रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर हुआ। और इन सारी चीजों के मिलने के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है कि हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, खासकर मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो इसमें क्या होता है कि मैन मतलब मर्द, औरत, बच्चे सभी को क्या किया, फैक्ट्री में ढकेल दिया गया। आगे देखिएगा, वहां पे वर्किंग आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वेयर पुअर, मतलब काम के घंटे बहुत ज्यादा थे। भाई आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, किसी किसी एरिया में 10-12 घंटे की जगह पर 15 और 17 घंटा तक काम किया करवाया जाता था और उनके वेजेज यानी मजदूरी बहुत कम थी। फिर है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट वेयर कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भी कॉमन थी, क्योंकि ये हल्ला पूरे यूरोप में हो गया था कि शहर में काम मिल रहा है। ये वो समय था जो गांव में खेती बाड़ी थोड़ा कम हो रहा था, यूरोपियन सोसाइटी में लोग शहर की तरफ बहुत भारी संख्या में आ रहे थे काम की तलाश में। इसके बारे में डिटेल में आपको एक चैप्टर भी 10 में पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब उसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। अभी मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस ये कंसेप्ट आपको दे रहा हूं कि खासकर गांव से बड़े पैमाने पर लोग शहर की तरफ आ रहे थे काम की तलाश में। तो ज्यादातर एरिया में काम खोजने वाले ज्यादा थे और काम कम था। तो ऑटोमेटिक जब इस तरीके से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाए, हाउसिंग की समस्या हो जाएगी, सैनिटेशन की समस्या हो जाएगी, मतलब रहने में लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, साफ सफाई का दिक्कत होगा। और ये लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो इस समस्या का समाधान ढूंढना चाह रहे थे। अरे किस समस्या का समाधान, तो अनएम्प्लॉयमेंट का,
उसके अलावा सैनिटेशन का, हाउसिंग का, लोगों का जिंदगी कैसे बेटर हो, इसके लिए चूंकि लिबरल्स और रेडिकल्स वे लोग थे जो इस बदलते हुए समाज में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज बदले, देश बदले, बनी बनाई पुरानी व्यवस्था बदले। तो वो किस तरीके से चाहते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले मैं एक और बात बता दूं कि इस यूनिट के ज्यादातर पार्ट आपको फुल चैप्टर के रूप में आपको 10 क्लास में पढ़ना होगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसको केयरफुली से और फुल अटेंशन के साथ सुनिएगा तो आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आगे मैं बढ़ता हूं। मैंने आप लोग को अभी बताया कि लिबरल्स और रेडिकल कैसे अपने सोसाइटी के समस्या का समाधान चाहते थे। एक बात मैं और रिपीट कर दूं, ये लिबरल्स और रेडिकल जो थे ये खुद लेबर भी थे और इंडस्ट्री के मालिक भी थे। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो उस समय इंडस्ट्री जो थी वो ये यूरोप में प्राइवेट इंडिविजुअल की थी, मतलब किसी एक आदमी का था। लेकिन खुद लिबरल और रेडिकल, लिबरल लेबर भी थे और मालिक भी थे। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कैसे था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिबरल और रेडिकल एक आइडियोलॉजी है। वो कोई भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। आप इसको एज आइडियोलॉजी के रूप में लेंगे। ये कोई विचारधारा है जिसको कोई भी अपना सकता है। तो लिबरल और रेडिकल्स क्या थे, वर्कर्स भी थे और खुद कंपनी के मालिक भी थे। आप देखिएगा ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स में से कुछ लोग जो कमा लिए थे, काफी पैसे वाले हो गए थे, उनका मेन कमाने का जो जरिया था वो ट्रेड था। और ट्रेड के थ्रू, अलग अलग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया था। उनका मानना था कि सच एफर्ट, कौन सा एफर्ट जिसके थ्रू उन्होंने कमाया था, अपनी संपत्ति अर्जित की थी, उसको इनकरेज करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमारा वर्कर हेल्दी हो, जो वर्क फोर्स हेल्दी हो और सिटीजन क्या हो कि एजुकेटेड हो, तो इस चीज को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि कैसे सोसाइटी को बदला जा सकता है। ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, ये शुरू से ही प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है या जो इंडिविजुअल लोगों की जो अपनी जो शक्ति है, या ऐसे कहिए कि उनका जो अपना पावर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ज्यादा मायने रखता है कि किसी को प्रिविलेज के बेस पर उनको अधिकार मिला हो। इसलिए वे लोग प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी के बहुत ज्यादा खिलाफ करते थे। उनका मानना था कि अगर इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर कर दिया जाए और पुअर लोग थे वो पूरे तरीके से अगर उनको मेहनत ढंग से कराया जाए, और साथ ही साथ क्या कहा जाए, कैपिटल मतलब पूंजी की आवाजाही को रोका ज्यादा नहीं जाए, तो क्या हो सकता है कि सोसाइटी को बहुत जल्दी डेवलप किया जा सकता है। और सोशलिस्ट विचारधारा रखने वाले लोग इसके लिए कंपेन भी कर सकते हैं, और उनका मानना भी था कि ऐसे ही सोसाइटी डेवलप्ड भी हो सकती है। क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें कहा जा रहा है कि ये लोग सोसाइटी में वर्कर्स को क्या कह रहे हैं, हेल्दी बनाने के फेवर में है, लोग सिटीजन को एजुकेटेड बनाने के फेवर में है, कैपिटल के मूवमेंट को, आवाजाही को रोकने के फेवर में नहीं है। जहां चाहिए वहां आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सरकार का बहुत इस पे रिस्ट्रिक्शन होता था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब आप 10 में आइएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, चूंकि अभी 9th में आप लोग ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जो जरूरी है मैं उसी को बता रहा हूं। ठीक है, आप देखिएगा खासकर कि अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और दिल से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उस आदमी का इंटरेस्ट आपके प्रति बढ़ जाएगा। तो लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे थे, वो सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। तो आप देखिएगा खास करके उस समय का जो ट्रेंड था, खास करके आपको 19th सेंचुरी के आसपास जो लिबरल और रेडिकल के आसपास जो लेबर क्लास के लोग थे, चाहे महिलाएं थे चाहे पुरुष थे, वे लोग इनके अगल बगल इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि ये लोग उनके अधिकारों की बात
कर रहे थे। ये बहुत क्लियर हो गया आप लोग को, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि 19th सेंचुरी का जो शुरुआती दौर था, उस समय फ्रांस में खासकर नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है, और उसके बाद से जो गवर्नमेंट यूरोप में एस्टेब्लिश्ड होता है, उसको आप सोशल रिवॉल्यूशनरिस्ट लोग चाहते हैं कि उसको उखाड़ फेंका जाए, उसको हटाया जाए। उसके लिए वर्क भी कर रहे थे, कैंपेन भी चला रहे थे। अब मैं यहाँ थोड़ा बोलूंगा कि आखिर 1815 के बाद से कैसी सरकार बन गई थी यूरोप में। तो आपको याद होगा कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी, और कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी वही पुरानी विचारधारा वाली सरकार बन गई थी। और ये जो लिबरल्स थे, खासकर नेशनलिस्ट लोग थे, लिबरल्स लोग थे, इसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसके लेकर के फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में इसके लिए काम भी हो रहा था कि कैसे इसको उखाड़ करके फेंका जाए। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा अभी इसके बारे में अलग अलग तरीके से। कहाँ पे क्लास 10 में, लेकिन रशिया वाला चैप्टर मैं अभी आपको इसमें पढ़ाऊंगा। फ्रांस में जो आपने पढ़ा है, तो फ्रांस में आपने 1815 तक का ही हिस्ट्री पढ़ा है, उसके आगे की हिस्ट्री आप 10 में पढ़िएगा। तो ऐसा बात नहीं रशिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके बारे में डिटेल में आपको 10 में पढ़ना है। मैं सिर्फ रशिया के बारे में अभी बताऊंगा जो आपको आगे पढ़ना है, इतना क्लियर कर लीजिए। ये सब आपको डिटेल में उसमें पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इसी तरीके का इटली का एक रिवॉल्यूशनरी थे जिसका नाम था मेजिनी। उन्होंने इस तरह की जो मोनार्की सिस्टम था, इसको उखाड़ फेंकने के लिए अपने तरीके से प्रयास भी किया, और उनके द्वारा लिखी गई किताबें एशिया यूरोप के सारे रिवॉल्यूशनरी आइडिया के बारे में लोग पढ़ते थे, इंडियन लोग भी पढ़ते थे। मैं थोड़ा मेजनी के बारे में और कुछ बताना चाहूंगा। आप जैसे नौजवान लोग, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया में बहुत ज्यादा नवयुवा लोग काफी ज्यादा उनके आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे यूरोप में मेजनी के आइडियोलॉजी को मानने वाले नौजवान लोग आज भी है। क्योंकि ये वो दौर था 1815 के बाद से, जब कंजर्वेटिव काफी ज्यादा हावी हो गए थे यूरोप में। कंजर्वेटिव कौन? वही पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग। तो उनके खिलाफ इनके एक अलग मुहिम चला था, और इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के संगठन बना करके अपने तरीके के लाइक माइंडेड पीपुल लोगों को जोड़ करके इन लोगों के खिलाफ काम कर रहे थे। इनको उतनी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इन्होंने एक ऐसा बेंच मार्क सेट कर दिया कि आने वाले कमिंग समय में जो एग्जिस्टिंग जो मोनार्क था उनको एस्टेब्लिश करना, या उनके लिए इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ा की। कैसे की, क्या की, इसके बारे में आपको फिर से 10 में पढ़ना होगा। मैं ज्यादा, चूंकि आपके बुक में नहीं है, तो चूंकि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, 9 में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जितना जरूरी है मैं उतना ही अभी बता रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक है क्या, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। बार बार सोशलिज्म, चैप्टर का भी नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म है क्या, सोशलिज्म विचारधारा है क्या? तो फिर से मैं बता दूं, जैसे कि लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, उसी तरीके से सोशलिज्म भी क्या है, एक विचारधारा है जो कि कंप्लीट रूप से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है। इनका मानना था कि समाज और सोसाइटी में जितनी जो बुराइयां हैं, सबका जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा सोसाइटी का हो जाए, न कि इंडिविजुअल का, तो समाज और सोसाइटी में जितने जो इविल है उसको खत्म किया जा सकता है। और पूरे देखिएगा कि 19th सेंचुरी में सोशलिस्ट लोगों ने इसके लिए कैंपेन भी किया और काम भी किया, और अर्ली 20th सेंचुरी तक। आप मिड भी कह सकते हैं, मिड 20th सेंचुरी तक कैसे होता है, क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। आप देखिएगा मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म एक वेल नोन आइडिया हो गया था, मतलब ये डेवलप हो चुका था। थोड़ा एक और बात मैं यहाँ बता क्यों हो गया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना यूरोप में, खासकर लेट 18th सेंचुरी में, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वर्कर लोगों से इतना काम ले रहे थे, इतना काम ले रहे थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी थी। वर्कर्स लोगों की कुछ भी सुध नहीं थी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल का कंपनी था। ये लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, मतलब मजदूरी काम दे रहे थे, लेकिन जो वो प्रॉफिट हो रहा था वो पर्सनल गेन के लिए कर रहे थे। वो
खुद जो प्रोडक्ट जो उनके लिए काम कर रहा था, जो वर्कर्स उनको एक प्रोडक्टिव बना रहा था उनके द्वारा किए गए एफर्ट को, और और एफर्ट लगा रहा था वर्कर और फायदा हो रहा था इंडिविजुअल को। तो सोशलिस्ट लोग इसके लिए कंपेन कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर सोशियली किसी सोशियली अगर कंट्रोल किया जाए कंपनी को या जो भी प्रॉपर्टी है उसको, तो उसमें पर्सनल गेन को ना देख करके वे लोग क्या देखेगा, सोशल माने कलेक्टिव गोल्स को देखेगा। और सोशलिस्ट लोग पूरे यूरोप में इसके लिए काम भी किए और इसको चेंज लाने के लिए प्रयास भी करते रहे। ये प्रयास कैसे रहा, ये प्रयास किस रूप में रहा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि एक बहुत बड़ा आइडिया आज भी कैपिटलिस्ट लोग जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, वे लोग सिंगल फायदे के बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के लिए। जो वर्कर्स हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये जो आइडिया हुआ, तो इसको किस तरीके से लोगों के पास रखा गया, आगे देखते हैं हम लोग लुईस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवेन के रूप में कैसे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट कुड बी अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, सॉरी हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, मतलब बिना प्रॉपर्टी की कोई सोसाइटी कैसे ऑपरेट होगा। एंड व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और सोशलिस्ट सोसाइटी का आधार क्या होगा। तो इसका आंसर है, सुनिएगा पहले समझिएगा। सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर, उनका एक अलग ही विजन था फ्यूचर के लिए। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ लोगों का मतलब कोऑपरेटिव्स के मामले में कुछ आइडिया था। तो कोऑपरेटिव्स का आइडिया क्या होता है, कोऑपरेटिव्स क्या होता है। तो कोऑपरेटिव्स ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। इस टाइप के आइडिया को कोऑपरेटिव्स कहा जाता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। तो हम नाम लेंगे यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग ही रॉबर्ट ओवेन का। वो एक इंग्लैंड के फेमस मैन्युफैक्चरर थे। वो जोर दे रहे थे क्या कि उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया। कहाँ पे, न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, मतलब अमेरिका में इसके लिए बनाने का उन्होंने प्रयास भी किया कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने तरीके का। ये रॉबर्ट ओवेन थे कहाँ के, तो इंग्लैंड के थे, लेकिन अमेरिका में जाकर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया। दूसरा है फ्रांस में लुईस ब्लैंक हुए। लुईस ब्लैंक का मानना था कि गवर्नमेंट को भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ताकि कैपिटलिस्ट लोगों को रिमूव कर दिया जाए। इन लोगों का मानना था कि सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका जो उसमें बुराई है, जो मजदूरों की दशा है, उसका मेन जड़ है कैपिटलिस्ट लोगों के। एक हाथ में जो पूंजी रहता है किसी के हाथ में, वे लोग अपने तरीके से चलाते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो कोऑपरेटिव के थ्रू इन चीजों को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अब आइएगा सबसे रिवॉल्यूशनरी आइडिया देने वाले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में। ये कहते हैं, इनका एक अलग ही आइडिया था। मार्क्स अर्ज्ड दैट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कोई डाउट नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है कैपिटलिस्ट लोग का है। क्या कह रहा है क्या कि इसका हल है कम्युनिस्ट सोसाइटी के थ्रू। उनका मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसको कम्युनिस्ट सोसाइटी के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। कैसे, तो मजदूर क्या करता है कि कैपिटलिस्ट लोगों के लिए मेहनत करता है, उनके पूंजी को प्रोडक्टिव बनाता है, उनके लिए कमाता है, और सारा का सारा प्रॉपर्टी वो लोग क्या कर लेता है, अपने हाथ में रख लेता है। तो अगर मजदूर क्या करे, रेडिकली सारे संपत्ति पे क्या कर ले, कब्जा कर ले, कंपनी पे कब्जा कर ले और प्रॉफिट को आपस में बांट ले, ये उनका मानना था कार्ल मार्क्स का। और इस तरीके से डेवलप की गई सोसाइटी होगी, उसको उन्होंने नाम दिया कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, रेडिकली होगी। और यही कह रहे हैं जैसे नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, यही फ्यूचर में होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि उस समय की सोसाइटी में खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इतना ज्यादा वर्कर से काम लेते थे कि वर्कर कभी कभी कुछ जो कहने वाले मारते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि लोग काम करते करते वर्कर्स गिर जाते थे फेंट होकर के। और जब कैपिटलिस्ट उठता था तो पूछता था कि पानी मैंने छीट करके उठाया और बोलता जाओ ये काम करके आओ। ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे फेंट होकर गिर गए, तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हुई, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस
बस काम से उसको मतलब था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब आते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म को देखते हैं, अगला यूनिट है, कहा कि बाई 1870, इसमें 70 में एस लगा हुआ है, मतलब पूरा 70 का दशक, मतलब 71 से 79 तक के बात कर रहे। सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, मतलब पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पर फैला, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी नेम द सेकेंड इंटरनेशनल। तो सेकेंड इंटरनेशनल क्या था? तो एक इंटरनेशनल बॉडी था, सोशलिस्ट द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन था, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिएगा, जर्मनी में सोशलिस्ट आइडिया रखने वाले सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी क्या करता है, पार्लियामेंट के वहां के चुनाव में कुछ सीट भी जीतता है। आगे देखिएगा 1905 में लेबर पार्टी ब्रिटेन में बन जाती है, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस में बन जाती है। लेकिन चाहे जो भी हो, टिल 1914 मतलब इन लोगों को पार्लियामेंट में सीट मिलता है, ये लोग अच्छा खासा अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जो सरकारें जो रन कर रही होती है यूरोप में, तो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव लोगों की ही सरकार रन करती है। एक मैं लेबर पार्टी के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये वही लेबर पार्टी इंग्लैंड की थी, जब उसकी सरकार इंग्लैंड में थी तो हमारे देश को आजादी मिली थी। मुझे लगा है कि आपसे शेयर करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको शेयर कर देता हूं। एक इंफॉर्मेशन, एक फिगर के बारे में जो आपके बुक में दिया हुआ है, मैं बात करता हूं। पेरिस कॉम्यून, पेरिस कॉम्यून, कॉम्यून क्या होता है सुनिए। कॉम्यून जैसे जो शहरों में जो सरकार होती है, जिसको हम लोग म्युनिसिपालिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करते हैं, वैसे ही पेरिस में क्या होता है, 1871 में ऑर्डिनरी पीपल से वर्कर्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग मिलकर के पेरिस कॉम्यून बना लेते हैं। केयरफुली उसका इन्होंने नाम देता है क्या, पीपुल्स गवर्नमेंट कहते हैं। फाइनली तो वहां के गवर्नमेंट ने इस पेरिस कम्यून को क्रश कर देता है, लेकिन एक बात समझिए, ये लोग सोशलिस्ट लोग इसको अपने जीत के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरिस कम्यून को आपको पढ़ना क्यों है, जानना क्यों है, तो समझिए कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। ये पेरिस कम्यून हुआ कब था? 1871 में हुआ था। इसकी दो लेगेसी है। जो मजदूर लोग अपना जो रेड फ्लैग झंडा लेके घूमता है, उसका उदय भी इसी पेरिस कम्यून से हुआ। और मार्सिलेस जो फ्रेंच में पढ़े हुएगा वार सॉन्ग है, तो आजादी के लिए जहां भी कहीं आवाज उठता था तो ये मार्सिलेस सॉन्ग भी गाया गया। इसका भी उदय उसी से हुआ, मतलब उसको एज अ लिबर्टी के सॉन्ग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाना। ये दो पेरिस कम्यून का लेगेसी है, जो कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक ब्लॉग बना करके आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को जो भी बताया, पूरे यूरोप से रिलेटेड बातें थी। पूरे यूरोप में कैसे कैसे सोसाइटी में बदलाव आते हैं आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किस तरीके की बातें होती है, उसकी बात मैंने की। अब आपको द रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ाने जा रहा हूं। आगे देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, कैसे रशिया में रिवॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग केयरफुली देखने का प्रयास करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या है, आपको द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको यूनिट 2 से पढ़ना है। उसके पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं, तो जो यूरोप की व्यवस्था थी, किस टाइप के यूरोपियन सोसाइटी थी, कैसे कैसे वहां डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो देखते हैं इसमें, इसको अभी से ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनेंगे, जिसको केयरफुली आप लोग सुनिएगा। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। सोशलिस्टों ने रशिया पर फाइनली कब्जा कब कर लिया? 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। मोनार्की का फॉल किस साल होता है? तो फरवरी 1917 में होता है। एंड द इवेंट्स of October are normally called the Russian Revolution। यानी फरवरी के महीने में 1917 में जो घटनाएं घटी और वहां का राजशाही का अंत हुआ, और अक्टूबर के महीने में जो घटनाएं घटी, इसके मिले जुले रूप को क्या कहा जाता है कि रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन आपके बुक में इसके बाद कुछ लाइनें दी हुई है, जरा इसको क्वेश्चन को, जब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानिएगा आपको ये चैप्टर समझ में नहीं है। क्या है क्वेश्चन?
हाउ डिड दिस केम अबाउट, ये कैसे हुआ, मतलब जो मोनार्की का चेंज हुआ या अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फिर कह रहा है क्या, व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड। जब तक किसी सोसाइटी के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन को हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग रिवॉल्यूशन के मेन चीज को समझ नहीं सकते हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस लेट अस लुक एट रसिया और फ्यू ईयर बिफोर द रिवॉल्यूशन। एकाएक तो कोई रिवॉल्यूशन होता नहीं है, तो इसको जानने के लिए कुछ साल पहले के रसिया के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914, अगला टॉपिक है आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है। उस समय जार निकोलस II आपसे क्वेश्चन पूछता है। लोग जनरली अगर आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो रसिया के राजा को क्या बोलते हैं, रसिया के राजा को जार, प्रोनाउंसिएशन क्या करेगा, जार बोलते हैं। जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां के राजा कौन थे, तो यही जार निकोलस II थे। उस समय इनका राज बहुत दूर तक फैला हुआ था। यहाँ बहुत सारे कंट्री का नाम दिया हुआ है, जो फिनलैंड से लेकर के पोलैंड, यूक्रेन, जहां से अभी तक बेलारूस, बहुत बड़ा एम्पायर था। और इनके एम्पायर में हर तरीके के लोग थे, अलग अलग धर्म का, चाहे वो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, जैदिस्ट थे, ये हर एक तरह के लोग इनके एम्पायर के पार्ट थे। ठीक है, इनका एरिया बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन बस इतना है कि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां के राजा कौन थे, तो जार निकोलस II थे। रसिया के राजा को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो 1917 में हुआ। मोनार्की का फॉल कब हुआ, तो फरवरी 1917 में हुआ। फाइनली बोल्शेविकों ने यानी सोशलिस्टों ने कब कब्जा कर लिया रसिया पर, तो अक्टूबर 1917 में किया। ये कैसे किया, क्या किया, ये तो आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रसिया की इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करते हैं। अगर रसिया की हम लोग बात करेंगे तो खासकर देखिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के शुरुआत में 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी खेती पे डिपेंड थी। तो और यूरोपियन कंट्री की तुलना में कुछ ज्यादा ही था। क्यों ज्यादा था कि जहां तक इंग्लैंड और जर्मनी की बात करेंगे तो वहां पे ये परसेंटेज 50 to 40% था, लेकिन रसिया में बहुत ज्यादा था। रसिया के किसान एक और काम करते थे कि अपने लिए तो ये अनाज प्रोड्यूस करते ही थे, ये वर्ल्ड मार्केट के लिए भी बड़े पैमाने पर अनाज मतलब पैदा करके बेचने का काम करते थे। अब आइए, इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट। पॉकेट का मतलब अगल बगल जो पॉकेट होता है उसकी बात नहीं है। रसिया में इंडस्ट्री बहुत कम थी। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट का मतलब होता है कि कम थे। जो प्रोमिनेंट जो वहां का फेमस इलाका था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को था। ज्यादातर जो वहां की इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल थी, मतलब कोई एक लोकल लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज था। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री थे, लोकल वर्कशॉप का था। लेकिन देखा जाए कि मेनी बहुत सारे फैक्ट्रीज वहां पे 1890s के बाद यानी लेट आपको 19th सेंचुरी में बड़े पैमाने पर वहां सेटअप होता है। इंडस्ट्रियल इंक्रीज होता है, कोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मेटल का मतलब आयरन स्टील का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रेलवे का एक्सपेंशन होता है। और इसके असर ये होता है कि किसी किसी खास एरिया में क्राफ्टमैन और इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये थोड़ा सुनिएगा एकदम केयरफुली, इससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिएगा, अभी मैंने बताया कि ज्यादातर जो इंडस्ट्री रहते हैं वो प्राइवेट रहते हैं। तो प्राइवेट तो खाली कमाने के फेम रहता है, उसका पब्लिक वेलफेयर का कोई मतलब होता नहीं है। तो गवर्नमेंट इस चीज को सुपरवाइज भी करती है कि भाई वर्कर लोगों के साथ कैसा काम किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां वर्कर लोगों से काफी काम लिया जा रहा था। काम के घंटे ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे हुआ करते थे, वहां 15 घंटे तक काम कराया जाता था। गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करने के लिए ऑफिशियल रखी थी, लेकिन उसको करने में, हैंडल करने में वो लोग क्या कर जाते थे, फेल हो जाते थे। वर्कर लोगों को यही काम करना है, यही रहना है, बगल में उनको रहने के लिए घर उड़ दे करके इस तरीके से खाना वाना खाने की सुविधा दिया था कि जब मन करे उनसे काम लिया जा सके, इस तरह की व्यवस्था वहां पे थी। वर्कर लोगों का भी अपना सोशल ग्रुप था, वे काफी बटे हुए थे। जो लोग मेटल का काम करते थे, थोड़ा अगर कभी कभी होता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर,
बिफोर द रिवॉल्यूशन रसिया में एक क्वेश्चन आता है, तो काफी वर्कर्स भी काफी अपने बटे हुए थे। जो मेटल का काम करने वाले थे वो अपने आप को सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेट समझते थे कि हम काफी मतलब ज्यादा काम करने वाले में से हैं। बात थोड़ा सही भी है, मेटल के काम को करने में ज्यादा स्किल वगैरह की जरूरत थी। अगर हम महिलाओं की बात करेंगे इंडस्ट्री में, तो 31% उस समय महिलाएं काम करती थी, और 31% महिलाओं का जो वेतन था वो पुरुषों की तुलना में कम था। कहीं आधा था, कहीं आधा से भी कम था। अब ये आधा आधा से कम को मतलब ऐसे समझेंगे, अगर 50,000 रुपया समझिए कि मर्द को मिल रहा है, तो औरत को 25,000 मिल रहा है, कहीं वो 15,000 भी हो सकता है। इस तरीके का कंडीशन महिलाओं के साथ वहां पे होता था, ठीक है। लेकिन महिला वहां के वर्कर्स लोगों का रहन सहन, के पहनावे ओढ़ावे में भी देखा जा सकता है, जो जैसा कमाता है उसका रहन सहन भी वैसे हो जाते थे। लेकिन जनरली जब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट या कभी किसी वर्कर्स को फंड की जरूरत पड़ती थी, तो सब लोग मिलजुल करके उसको हेल्प करते थे। लेकिन इस टाइप के एसोसिएशन की संख्या वहां पे बड़े पैमाने पर नहीं थी, थोड़ा कम थी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिवीजन तो अभी आपने वर्कर्स में देखा है, इसके बावजूद भी जब जरूरत पड़ती थी, कुछ ऐसा हो गया जैसे हड़ताल उड़ताल करने की बारी आई, तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। और ऐसा आप देखिएगा 1896 से 1817 के बीच जो कॉटन इंडस्ट्री में जो हड़तालें हुई, उसमें सब में बड़े पैमाने पर भाग लिया। 1902 में बड़े पैमाने पर मेटल इंडस्ट्री में हड़ताल हुआ, वहां पर भी लोग बड़े पैमाने पर भाग लिए। तो ये ओवरऑल वहां के वर्कर्स के बारे में था। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है, राइट अ शॉर्ट नोट और वुमेन वर्कर इन इंडस्ट्री। इसके बारे में आप लिख सकते हैं इंडस्ट्री, वहां के इंडस्ट्री का क्या हाल था, इंडस्ट्रियल कंडीशन कैसा था। आई होप ये सारे क्वेश्चन का आंसर इतना से आप दे सकते हैं। वहां के सबसे ज्यादा अपने आप में एरिस्टोक्रेट कहने वाले वर्कर्स कौन थे, तो मेटल के काम करने वाले लोग थे, ठीक है। अब हम आते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव देहात में। तो गांव देहात में क्या, पीजेंट खेती बाड़ी करते हैं, मतलब मजदूर। लेकिन जो जमीन का मालिक होता है वो चर्च होता है या नोबेल्स होते हैं। ये नोबेल्स की कोई अपना मतलब पॉपुलैरिटी वहां पे नहीं थी जो फ्रांस वगैरह में थी। ये नोबेल्स लोग राजा का गुलामी कर करके उनसे लार्ज प्रॉपर्टी अपने अंडर में कर लिए थे। तो लेकिन यहाँ के पीजेंट और फ्रांस के पीजेंट पे बहुत अंतर था। फ्रांस के पीजेंट को नोबेल का बहुत सम्मान वगैरह करते थे, जैसे कि आप देखिए हुईगा, आपके बुक में फिगर भी दिया हुआ है। लेकिन रसिया में ऐसा नहीं था, ये लोग तो उल्टा नोबेल को पिटाई भी कर देते थे। यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि 1902 में बड़े पैमाने पर पीजेंट लोगों ने, साउथ रसिया में पीजेंट लोगों ने नोबेल लोगों को पीटना शुरू कर दी, और 1905 तक आते आते तो पूरे रसिया में फैल गया। एक बात और रसियन पीजेंट की बहुत बड़ी खूबी थी कि ये लोग गांव के मीर मतलब क्या होता है, मुखिया टाइप का आदमी होता है। जब उसको लगता था कि भाई हर साल अपने जमीन को वो लोग क्या करते थे, अपने मीर के हवाले कर देते थे। और वो मीर क्या करता था, रिक्वायरमेंट के अनुसार से, जिसका फैमिली मेंबर ज्यादा है, जिसको जमीन की ज्यादा जरूरत है, उसको ज्यादा जमीन दे दिया, और जिसको कम जरूरत है उसको कम जमीन दे दिया। और लोगों को इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। इस तरह की वहां की व्यवस्था थी। अब हम लोग देखते हैं सोशलिज्म इन रसिया। आगे हम लोग देखते हैं कैसे है उसके बारे में। चलिए अब देखते हैं हम लोग सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म रशिया, आप सुनते हैं केयरफुली, इसको सुनिएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। मतलब 1914 के पहले ज्यादातर सभी पॉलिटिकल पार्टी रशिया में क्या थी, इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। ये पार्टी भाई कैसे बन गई 1898 में, तो अंडरग्राउंड तरीके से सरकार के बिना नजर में आए ही क्या हो गई, ये बन गए, ठीक है। कुछ जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, वे लोग काम कर रहे थे समाज में, वर्कर्स के बीच, मजदूरों के बीच, पीजेंट्स के बीच। और वे लोग चाह रहे थे कि भाई सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जाए। उसी समय आप देखिएगा द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है 1900 में। और वो चाहती है कि जो पीजेंट का जमीन हो वो किसमें, सॉरी, जो नोबेल का जमीन हो वो पीजेंट में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा आगे चल करके जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो डिसएग्री रहते हैं सोशल रिवॉल्यूशनरीज से। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि उन लोगों का मानना था, जैसे कि लेनिन का अलग मानना था और ग्रुप का अलग मानना था। लेनिन का मानना था कि किसान जो है खुद बटे हुए हैं,
पहले कुछ लोगों का अपना आइडियोलॉजी था कि किसान हमारे यहाँ ज्यादा सोशल है, अगर किसानों को लेकर के मूवमेंट किया जाए तो रसिया बहुत जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा, जैसे पीरियोडिकली वो जमीन को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन लेनिन की अलग आइडियोलॉजी थी। लेनिन का कहना था कि नहीं, किसान तो खुद बटे हुए हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई खुद अपने यहाँ काम करा रहा है। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा डिफरेंस था। और लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी को लीड कर रहा था कि उसको एक वेल डिसिप्लिन्ड आदमी चाहिए, जितना कहा जाए वही कहा जाए। इस आइडियोलॉजी को लेकर के जो आगे आइडियोलॉजी रन किया, तो जिसको लीड किया बोल्शेविक पार्टी को, उसका लेनिन था। उसमें सबकी एंट्री नहीं थी, वैसे लोगों की एंट्री थे जो वेल डेवलप्ड हो, जो पार्टी कहे उस तरीके से कहा जाए। और एक ग्रुप को मेंशेविक कहा जाता है, जो सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे को खोल के रख दिया था, नहीं सब लोग उसके मेंबर बन सकते थे। यहाँ पे छोटा सा ब्लॉग बना करके आपको इसमें दिया हुआ है। अब जो आपके मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ए टर्बुलेंट टाइम एंड द 1905 रिवॉल्यूशन, से खूब क्वेश्चन रहता है और खूब केयरफुली इसको आप लोग समझिएगा और सुनिएगा। आप देखिएगा, रसिया वाज एन ऑटोक्रेटिक, मतलब कहने का मतलब कि 1905 तक यूरोप में कहीं भी था, बहुत जगह आज भी है, लेकिन रसिया एकदम ऑटोक्रेटिक कंट्री था। ऑटोक्रेटिक कहने का मतलब वहां पार्लियामेंट की कोई चीज नहीं थी, राजा ही एक्सिक्यूटिव था, जुडिशियरी था, लेजिस्लेटर था। तो उस समय खासकर जो सोशल डेमोक्रेट्स और रिवोल्यूशनरीज थे, इस टाइप के सिस्टम को, इस टाइप को अफेयर्स था उसका एंड चाहते थे कि भाई ये व्यवस्था हमारे देश से खत्म हो। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और जो भी रसिया के अधीन जो इंपायर थे, सब लोगों का इसको सपोर्ट उनको मिल रहा था। 1904 का जो साल था वो रसिया के लिए काफी बैड था। फसलें खराब हो गई थी, महंगाई ज्यादा बढ़ गया था, लोगों की आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी थी। उसी समय एक घटना घटती है, यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा रसियन नाम है, प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया हूँ, लिखने में थोड़ा बोलने में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। 1905 में एक आयरन कंपनी होता है, उसमें 4 मेंबर्स, 4 लोगों को, जिसका नाम है द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, को क्या कर दिया जाता है कि निकाल दिया जाता है कंपनी से। इसके एवज में सेंट पीटर्सबर्ग में अगले दिन बड़े पैमाने पर हड़तालें शुरू जाती है। लाखों की संख्या में वर्कर्स क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उसी में क्या होता है कि ड्यूरिंग द, जब ये चल रहा था, 1905 का साल होता है, और फादर गैपोन वर्कर्स की डिमांड को लेकर के जार से मिलने, राजा से मिलने विंटर पैलेस जाते रहते हैं। इसको थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। फादर गैपोन 1905 में वर्कर की डिमांड को लेकर के विंटर पैलेस की तरफ राजा से मिलने जाते रहते हैं। रास्ते में ही उस भीड़ को घेर करके उस पर गोली चला दी जाती है। और फादर गैपोन को ऐसे घेरने में, यानी ग्रुप बना करके मजदूरों को घेर लेते हैं, जिससे बड़ी संख्या में क्या होते हैं कि मजदूर मारे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फादर गैपोन को घेरे हुए 40 मजदूर तो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। 100 से ज्यादा लोग इसमें मरते हैं, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल होते हैं। और इस घटना को खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। आप जितने लोग जो 9th में भी पढ़ रहे होंगे, अभी तक एग्जाम में बड़ा दिए होंगे, ये क्वेश्चन जरूर फेस किए होइएगा। जो आने वाले कमिंग समय में तैयारी करेंगे, उनको भी ये क्वेश्चन जानना पड़ेगा कि ब्लडी संडे क्या है, इसको खूनी रविवार क्या कहा जाता है। और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन। रसिया में यहीं से 1905 रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। प्रोफेशनल, स्टूडेंट, डॉक्टर सभी लोग हड़ताल करने लगते हैं, अपनी अपनी मांग लेकर के चलने लगते हैं। और वे बार बार मांग कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन रसिया में हो जाए। तो 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद से राजा फाइनली लोगों की बात मान लेता है और ड्यूमा का एस्टेब्लिशमेंट कर देता है। ड्यूमा क्या है? तो रशियन पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। मैं यहाँ रोकूंगा। आप लोगों से कुछ अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को जानना चाहिए। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। रसिया में मोनार्की का फॉल कब हुआ? तो 1917 में हुआ। ब्लडी संडे की घटना किस साल हुई? तो 1905 में हुई। ब्लडी संडे के हीरो मतलब नेता कौन थे? तो फादर गैपोन थे। ठीक है। उसके अलावा ड्यूमा क्या है? तो रसिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा का अगर 1905 रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या रहा? तो ड्यूमा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। लेकिन जब ड्यूमा का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, सरकार हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को बहुत केयरफुली ध्यान रखती है
किसी तरीके का पॉलिटिकल यूनियन बनाने पर या और तरीके पर और ज्यादा पाबंदी लगा देती है। और जिस तरीके से वहां, चूंकि इस समय रिवोल्यूशन हो रहा था, बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन अलग अलग जगह पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे होते हैं, तो फाइनली आप देखिएगा कि पहला जो ड्यूमा का फॉर्मेशन होता है उसको सरकार क्या करती है, 75 दिन में डिसमिस कर देती है। सेकेंड ड्यूमा का फॉर्मेशन होता है वो मतलब 3 महीना के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। और थर्ड ड्यूमा में क्या करता है जार कि कंजर्वेटिव लोगों को भर लेता है। कंजर्वेटिव लोग कौन है? वही राजा के सपोर्टर माइंडसेट वाले लोग। और आपके बुक में लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी को क्या किया जाता है, ड्यूमा से अलग रखा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तब कैसे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही राजशाही का अंत होता है, राजा की सत्ता हाथ से चली जाती है, क्या क्या कंडीशन बनते हैं। अब आपको उसका जवाब इस यूनिट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इस यूनिट को बहुत केयरफुली आपको समझने की जरूरत है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। रशियन रिवॉल्यूशन का मेन कॉज भी यही शुरू होता है। हर एक क्वेश्चन को और हर एक बात को जरा केयरफुली सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया के 2 ग्रुप उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूंकि ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे तो उनका ग्लोबल एम्पायर भी था। दुनिया के अलग अलग जगहों पे वे लोग क्या किए थे, अपना एम्पायर सेटअप किए थे। और ये लड़ाई यूरोप, मेनली तो ऐसे यूरोप में भी लड़ा गया था, लेकिन अलग अलग वार फ्रंट पे भी लड़ा गया, इसीलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहा गया। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है तो मैंने आपको समझा दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन 2 ग्रुप के बीच लड़ा गया, ये आपको मैप में ही पूछता है और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो पहला है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन आएंगे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। दूसरा है एलाइज पावर, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। बाद में इसमें आपको यूएसए भी शामिल हो जाता है 1917 में, जब पूरा का पूरा पासा पलटता है और जर्मनी की हार होती है। मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो रशियन राजा को वहां के लोगों का काफी सपोर्ट मिलता है, खूब सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को काफी पॉपुलर बनाया जाता है। वहां पे लोग हर एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राजा के काफी साथ रहते हैं। लेकिन आगे देखिएगा कि राजा धीरे धीरे, जो जार निकोलस II होते हैं, वो ड्यूमा से सलाह लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। और सलाह लेना बंद कर देते हैं तो लोगों का गुस्सा धीरे धीरे, चूंकि सलाह लेना बंद कर देते हैं, राजा का उस समय रूल भी बनिया नहीं रहता है और लोगों का उनके प्रति गुस्सा बढ़ने लगता है। चूंकि जर्मनी इस लड़ाई में रशिया को काफी परेशान कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से हरा रहा था। तो एक क्वेश्चन होता है, जर्मन का एक शहर, इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, एक जर्मन नेम है, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, पेट्रोग्राद रख दिया गया। ये हो गया। एक चीज और था, ऐसा कहानी है, आपके तो बुक में नहीं है, लेकिन जार निकोलस II जो होते हैं ना, उनके 4 बच्चे रहते हैं, शायद 3 लड़कियां 1 लड़का रहता है। वो ऑटिज्म में एक बीमारी का शिकार रहता है, थोड़ा बहुत वो बचपन से ही बीमार रहता है। तो एक राष्ट्रपुतीन नाम का मॉन्क रहता है, जिसके बारे में आपके बुक में चर्चा है। एक पादरी, एक चर्च मॉन्क कहते हैं साधु संत टाइप के आदमी को। तो कुछ उसका बचपन में तबीयत खराब रहता है, तो ये कुछ टोटमा वोटमा करता है कि क्या करता है डोंट नो, वो थोड़ा ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो जरीना, जार की रानी को जरीना बोलते हैं, अलेक्जेंड्रिया नाम था, उसको राष्ट्रपुतीन पर बहुत ज्यादा विश्वास होना शुरू हो गया और उसके बाद से राष्ट्रपुतीन को अपने महल में रखना शुरू कर दी, राजमहल में। अब देखिएगा कि एक साधु, एक मॉन्क, एक राष्ट्रपुतीन महल में रह रहा है, रानी के साथ रह रहा है। ये खबर थोड़ा जब बाहर आ रही थी तो लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे थे, क्योंकि राजा और रानी का बहुत रिस्पेक्ट था समाज में, उसको लोग बहुत ऊपर तरफ से देखते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं और उनके बारे में कुछ गलत रिलेशन को लेकर के कि राष्ट्रपुतीन और रानी के बीच कुछ गलत संबंध है, ऐसी भी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। उसके अलावे ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपुतीन जो कहता था वो रानी करती थी और जो रानी कहती थी वो राजा करता था। ये दोनों ने मिलकर को वहां पे क्या कर दिया था, राजशाही को इतना अनपॉपुलर हो गया था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राजशाही को मतलब गिरने में, खत्म होने में इन दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान था, जो आपके बुक में यहाँ पे दिया भी हुआ है कि बहुत ज्यादा
अनपॉपुलर कर दिया था, और समझिए कि इसके कारण भी हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ईस्टर्न फ्रंट था वो वेस्टर्न फ्रंट से काफी ज्यादा डिफरेंट था, खास करके रसिया में। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देखिएगा ईस्टर्न फ्रंट में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं, बहुत ज्यादा मौतें हो जाती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 7 बिलियन सैनिक मारे जाते हैं। कब तक? 1917 तक आते आते। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया बहुत बुरी तरीके से रसिया को हराता है। यह रसिया के लिए बहुत डिमोलाइजिंग रहता है, बहुत शॉकिंग रहता है। लोग इस तरह के एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। रशियन आर्मी पीछे हटती रहती हैं, और हटने के दौरान अपने आसपास पड़ने वाले गांवों में, फसलों में आग लगा करके पीछे बैक हो जाती है, ताकि पहले की लड़ाइयां और अब की लड़ाई में बहुत अंतर है। आप तो जो देख रहे हैं, अभी देखें अपने देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या अलग अलग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, ड्रोन से हमले होते हैं, कोई सैनिक कार्रवाई नहीं होती है, घर बैठे बैठे एक दूसरे पर मिसाइल से हमला कर दिया जाता है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। बैटल फील्ड में सैनिक जाकर के लड़ते थे। तो बैटल फील्ड में जनरली क्या होता था कि बाहरी सैनिक को यहाँ के लोकल सामान, अनाज या खाने का कोई सामान न मिले, इसके लिए रशियन आर्मी क्या करती थी, किसी इलाके को खाली करवाती थी, वहां जितने फसल थे, घर वर थे, सब में आग लगा करके पीछे हट जाती थी, ताकि दुश्मन सैनिक को कुछ नहीं मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि रसिया में लगभग 3 बिलियन रिफ्यूजी हो गए, और उसके कैपिटल टाउन में सब इकट्ठा हो गए। अब देखिएगा, तो आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। तो आप ये सब बोल सकते हैं, कैसे कैसे बहुत सारे सैनिक मारे गए, कितने रिफ्यूजी हो गए, उसके लिए कैसे डूमा से सलाह लेना राजा छोड़ देता है, कैसे राष्ट्रपुटिन और उसकी जरीना राजशाही को अनपॉपुलर कर देती है, सैनिक अब लड़ना नहीं चाह रहे हैं, लोगों के लिए ये लड़ाई, ये हार काफी डेमोलाइजिंग था। ये सब बातें आप मेंशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशियन इंडस्ट्री। अब मैं उसको बताऊंगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बना करके दिया हुआ है। एक तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत धीमा था, लेट शुरू हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इसको क्या कर दिया, और ज्यादा तबाह कर दिया। जहां तहां इंडस्ट्री ऐसे बंद पड़ गए, क्योंकि जो एबल बॉडीज थे, एबल बॉडीज कहने का मतलब क्या, कामगार लोग, काम करने वाले लोग तो बाहर फ्रंट पे लड़ने भी चले गए। अब आदमी के अभाव इंडस्ट्री बंद हो गया, जहां तहां रेलवे लाइनें उखड़ गई, मतलब बम मार दिया तो टूट गया, तो जुड़ा नहीं। अब देखिए, मैंने पढ़ाया था शुरुआत में कि जो रसिया दुनिया के अलग पार्ट में अनाज की सप्लाई करता था, वहां क्या होता है, वहां के सिटीज में, चूंकि अब तो रेलवे लाइन ब्लॉक हो गया है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, चाहे जो भी हो, सिटीज में ब्रेड की, मतलब आटे की, सबकी स्कार्सिटी हो गई है। ज्यादातर अनाज वार फ्रंट पे आर्मी के लिए भेज दिया जाता है, और शहर में इसकी कमी हो जाती है। बाय विंटर 1916, मतलब ठंडा के महीने में 1916 की घटना हो जाती है कि ब्रेड शॉप पे राइट्स शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जो रशिया दूसरे को क्या पूरे यूरोप को खिलाने का मादा रखता है, उसके शहर में अगर ऐसा हाल होगा तो क्या होगा। और यही सब आगे जाकर के कॉज बनता है वहां के मोनार्की के फॉल का। तो इसके बाद वाले यूनिट में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखते रहिएगा। मैं हिमांशु शेखर, और आप देख रहे हैं द मिरर 2.0। जो लोग अभी तक देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुएगा, काइंडली कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, है क्या कि द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। आपको याद है पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया गया था। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं पेट्रोग्राद की जो बनावट रहती है। यहाँ पे देख रहा है क्या कि विंटर के महीने में 1917 में जो पेट्रोग्राद वहां का कैपिटल सिटी है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा ग्रीम है, मतलब खराब है। लोगों को बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। थोड़ा हम लोग पेट्रोग्राद की बनावट देखते हैं। देखिए, पेट्रोग्राद के बीचों बीच एक नदी बसती, नदी का नाम है नेवा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका राइट और लेफ्ट बैंक में काफी ज्यादा डिफरेंसेज है। जो राइट बैंक है वहां पे क्या है, वर्कर्स क्वार्टर है, गरीब लोगों को रहने की जगह है। और जो उसका लेफ्ट बैंक है वहां पे फैशनेबल एरिया है, विंटर पैलेस है, जो भी वहां का सो कॉल्ड धनी मनी लोग है वो लोग वहां पे रहते हैं। होता क्या है कि विंटर के महीने में उस समय बहुत ठंडा उंडा पड़ने के कारण, चाहे जो भी स्थिति हो, वहां पे वर्कर्स क्वार्टर में खासकर राइट बैंक में खाने की काफी ज्यादा स्कार्सिटी हो जाती है। और इसको लेकर के लोग लगातार
मतलब खास करके राइट बैंक के लोग राजा से अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। राजा थोड़ा एक अलग तरीके का है, आपको पता होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वो किस तरीके की एक्टिविटी करते रहता है और वो ड्यूमा से सलाह लेना भी नहीं चाहता है। फाइनली पार्लियामेंटेरियन लोग चाहते हैं कि ड्यूमा आगे रहे, लेकिन वो डिसमिस करने के फेर में रहता है। आप लोगों को पता हो गया जिस तरीके के वहां के पार्लियामेंटेरियन थे जो ड्यूमा को डिजोल्व किया गया था, उसके लोग विरोध थे। अब देखिए, ये तो आप लोग पहले से जान चुके हैं, लेकिन मेन बात है कि वहां पे जिस तरीके का राइट बैंक में प्रॉब्लम था, उसको लेकर के यहीं से मेन रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। 22 फरवरी के दिन 22 फरवरी एक लॉकआउट, मतलब एक तरह का हड़ताल शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? तो आपको वर्कर्स एरिया में, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह होती है। होता क्या है कि उसके अगले दिन इसके सिंपैथी में और सारे वर्कर्स हड़ताल पे आ जाते हैं, और इस समय तक कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी इन सारे लोगों को लीड नहीं करते रहता है। और इवनिंग तक होते होते इन लोगों को सेना बुला करके डिसमिस, मतलब वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि 24 और 25 फरवरी को ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं। मैं एक बात बताना भूल गया हूँ कि 22 के बाद 23 फरवरी को भी ऐसा होता है। 23 फरवरी को जो रिवोल्ट होता है उसमें महिलाएं बड़े पैमाने पर भाग लेती है, और इस घटना को केयरफुली सुनिएगा, इंटरनेशनल वीमेन डे के रूप में अब रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने अपने शुरुआती वीडियो में आप लोगों को बताया था। यहाँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इंटरनेशनल वीमेन डे तो 8 मार्च को होता है, ये आप 23 फरवरी कैसे कर रहे हैं? तो जिस समय रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, आपकी बुक में एक ब्लॉग बना करके दिया हुआ है, तो उसमें यूरोप में जो खासकर रसिया में उस समय चलता था, उसको जूलियन कैलेंडर बोलते हैं, और हम लोग के यहाँ जो कैलेंडर होता है उसको गैरगेरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो जूलियन और गैरगेरियन कैलेंडर में 13 दिन का डिफरेंसेज है। तो जो घटनाएं रसिया में खास करके फरवरी के महीने में हुई, हम लोग के यहाँ 8 मार्च में हुई। बाद में रसिया में भी गरगेरियन कैलेंडर चलने लगा, इसीलिए फरवरी की जो घटना थी बाद में उसको हम लोग मैंने उसको 8 मार्च के दिन के रूप में याद किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैंने बता दिया। 24-25 तारीख को फिर से मजदूर आते हैं। कहाँ आते हैं? मतलब लेफ्ट बैंक में आते हैं, और उन लोगों को फिर से वहां से डिस्प्लेस करने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है कि संडे के दिन को 25 फरवरी के दिन गवर्नमेंट क्या करती है, ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। मैंने पहले आपको बताया था कि जिस तरीके का राजा का जो हाल रहता है, पार्लियामेंटेरियन लोग चाहते हैं कि ड्यूमा को सस्पेंड नहीं किया जाए, लेकिन लोगों की नौ बात मानते हुए सरकार यानी राजा इस तरह का निर्णय लेता है। अगेन क्या होता है कि 24 तारीख को फिर से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और 27 तारीख को आते आते एक पुलिस हेडक्वार्टर पर उन लोगों ने क्या करता है कि हमला कर देता है, उसको पूरे तहस नहस कर देता है। ठीक है। और तो और पूरे अगले दिन पूरे गली मोहल्ले में किसको लेकर के स्लोगन, ब्रेड के लेकर के, वेजेज के लेकर के, बेटर आवर्स एंड बेटर आवर्स कहने का मतलब काम के घंटे कम हो। मैंने बोला हूं ना कि 8 घंटा काम और 8 घंटा आराम और 8 घंटा इंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी बातें रशियन रिवॉल्यूशन की ही देन है। इसको लेकर के, डेमोक्रेसी के लेकर के वहां पे बड़े पैमाने पर क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर वहां मांग होनी शुरू कर गई। इस सब देखते हुए राजा ने घुड़सवार सैनिकों को बुला दिया। घुड़सवार सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इवन एक तो सैनिक अपने ही अफसर को गोली मार दिया। बहुत सारे सैनिक रिवोल्ट करके विद्रोही लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए। ये सब देखते हुए सेना का कुछ प्रतिनिधि मंडल, कुछ कमांडर, और वे लोग क्या होते हैं कि सोवियत का एक गठन, सोवियत क्या होता है, एक तरह का राजनीतिक ग्रुप बनाते हैं, और उसी जगह मिलते हैं जहां पे पहला ड्यूमा की बैठक हुआ था। वो यहाँ पे दिया भी हुआ, इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। अगले दिन लोग जाते हैं, राजा से मिलते हैं, यानी 2 मार्च के दिन, और बोलते हैं कि भाई आप अपना पद क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। पद छोड़ने को कहते हैं कि राजा को अपना पद छोड़ना चाहिए। और फाइनली क्या होता है कि राजा इन लोगों का एडवाइस मानता है, और 2 मार्च को राजा अपना पद से छोड़ देता है। और जब पद छोड़ देता है तो ये लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं, और सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके थ्रू सत्ता हाथ में, मतलब सत्ता का होगा, और उस समय मोनार्की को वहां पे खत्म कर दिया जाता है। और फाइनली आप जान लीजिए, पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द
मोनार्की। तो आपसे क्वेश्चन होता है कि 1917 में मोनार्की क्यों खत्म हो गया रसिया में? वाई मोनार्की कोलैप्स इन 19 फरवरी 1917? तो पूरा ओवरऑल मैंने आपको बताया, कहानी सुनाया। अब आगे फरवरी के बाद क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोग सुन लीजिए एक और बात, केयरफुली अगर सुने होइएगा कि फरवरी में क्या क्या होता है, तो आपको दो ही चीजें इसमें समझनी क्या है कि इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को, लेकिन 23 फरवरी जो यहाँ पे 8 मार्च है वो कैलेंडर वाला डिफरेंस है। मैंने बताया कि नेवा नदी तो पेट्रोग्राद के बीचों बीच बहती है। राइट और लेफ्ट बैंक में क्या अंतर है? लेफ्ट बैंक में रहते हैं फैशनेबल लोग और राइट बैंक में रहता है वर्कर क्लास, बाकी कोई इसमें नहीं। हाँ, मोनार्की का खात्मा कब हुआ रसिया में? तो 1917 हुआ। और क्यों खत्म क्यों हुआ? तो आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार का कॉज दे सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो घटनाएं घटती है उसके बारे में लिख सकते हैं, और फरवरी के महीने में कैसे कैसे डुमा को सस्पेंड करता है, किस तरीके से विरोध होता है, ये सारी बातें लिखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आफ्टर फरवरी क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए आगे देखते हैं आफ्टर फरवरी। अब एकदम केयरफुली इसको भी सुनेंगे, बहुत मजेदार ये टॉपिक है। आर्मी ऑफिशियल लैंड ऑनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन जो रसिया में जो सरकार बनी उसमें दबदबा किसका था? इन तीनों लोगों का था। ठीक है, केयरफुल इसको सुनेंगे। लेकिन जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे वे लोग इस बात के लिए काम कर रहे थे कि जो सरकार बने, जो इलेक्टेड हो, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बने, एक इलेक्शन के थ्रू सरकार बने, इसके लिए वो लगातार लोग प्रयास कर रहे थे। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि आपको सोवियत नहीं बनाना है, ट्रेड यूनियन नहीं बनाना, ये सब हट चुका था और बड़े पैमाने पर वहां सोवियत वगैरह बनना शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं यहाँ सोवियत कहने का मतलब क्या है? कि रसिया में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो पॉलिटिकल बॉडीज होता है, उसको सोवियत कहा जाता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो वहां बड़े पैमाने पर सोवियत बनना वगैरह शुरू हो गया। अब देखिएगा इन अप्रैल 1917 में ही, उसी साल जब फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद अप्रैल के महीने में 1917 में ही लेनिन अपना देश वापस आ जाता है। पहले उसको देश निकाला हो गया था, वो रसिया छोड़ करके बाहर में कहीं रहता था, और वो जब रिटर्न आता है तो आते आते ही वो क्या करता है कि अप्रैल थीसिस, बहुत फेमस उसका स्पीच है। अप्रैल थीसिस वो कहता है कि हम लोग वार से अपने आप को हटा देंगे, जमीन को किसानों में बांट देंगे, बैंक को नेशनलाइज कर देंगे। ये सब उसने कहा कि अगर मैं सत्ता में रहता, चाहे मेरी सत्ता आएगी तो मैं ऐसा करूंगा। उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो तत्काल क्या किया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर एक कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। लेकिन बोल्शेविक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को लेनिन की ये बात बहुत सरप्राइज किया। लेकिन बाद में इस तरीके का इन्वायरमेंट बना कि जो लोग पहले इसका अपोज कर रहे थे वो लोग भी उसका मतलब सपोर्ट करना शुरू कर दिए। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई चीज पहले अच्छा नहीं लगता होगा, वो बाद में अच्छा लगता होगा, ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ कंडीशन वहां बन जाता है जो ऐसा हो जाता है। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, मतलब अब जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया, वर्कर्स मूवमेंट बड़े पैमाने पर सारे रसिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल इलाके में जहाँ इंडस्ट्री था वहां पे वर्कर लोग अब इंडस्ट्री के मालिक से उनसे ही क्वेश्चन करना शुरू कर दे, नहीं हम काम इतना देर नहीं करेंगे, हम इतना देर करेंगे, हमको ये सुविधाएं चाहिए, हमको यहाँ पे ये सुविधाएं चाहिए, इस तरह की व्यवस्था चाहिए। मतलब अब कंपनी के मालिक से वर्कर डर नहीं रहे थे, बल्कि उनके कार्य पद्धति पर अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ये बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया। फैक्ट्री कमेटियां बन गई, बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियन बना, सोल्जर्स लोगों में भी कमेटी बन गई। आपको जान के ताज्जुब होगा, आर्मी का अलग ग्रुप, सोल्जर लोग ने अपना अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि जून तक आते आते लगभग 500 सोवियत सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा कि भाई बोल्शेविक अपना पावर को बढ़ाते जा रहा है, मेरा कम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रश करना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा मेजर एक्शन शुरू कर दिया कि बहुत
बहुत सारे बोल्शेविक लोग क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, जहां जहां छिप गए, बहुत लोगों को जेल भी डाल दिया, इस तरीके से हुआ। लेकिन इसी बीच कंट्री साइड में, गांव देहात में पीजेंट लोग और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो लीडर थे, वे लैंड के रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पीजेंट लोगों को, गरीब लोगों को लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसके लिए वो लोग काम करना शुरू कर दे। और देखिएगा कि जुलाई से सितंबर के महीने में 1917 में बड़े पैमाने पर पीजेंट लोगों ने वहां को जमीन को क्या किया, सीज किया। अब इसके बाद है आपको अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। चैप्टर के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि फरवरी 1917 और अक्टूबर की जो घटनाएं हैं वो दोनों का मिला जुला रूप को ही रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे तो रशियन रिवॉल्यूशन को बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़े हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में फाइनली बोल्शेविकों ने रशिया पर कब्जा कर लिया। उसी की कहानी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू आपको बुक में भी लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविकों के बीच जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा था, अलग अलग इशू को लेकर के, लेनिन यह आरोप लगाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रहा है, ठीक है। और फाइनली वो ऑल इंडियन जो ऑल रशियन सोवियत जो होते हैं, उनको फाइनली वो मना लेता है कि हम लोग अब अपराइजिंग करेंगे, ठीक है। अपराइजिंग हम लोग करेंगे मतलब विरोध करेंगे किसके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ। और आपको 6 अक्टूबर यहाँ पे दिया हुआ है, 6 अक्टूबर 1917 को क्या करता है, फाइनली बोल्शेविक मना भी लेता है और फैसला भी हो जाता है कि हम लोग रिवोल्ट करेंगे। कब करेंगे, क्या करेंगे, इसको सेक्रेट रखा जाता है। आपको मैं बता दूं, देखिए मेरे पास एक फोटो है बुक में, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। इस फोटो में देखिएगा यहाँ गोल घेरा हुआ, यहाँ पे मेरा उंगली है, एक ट्रॉस्की, लियोन ट्रोट्स्की का फोटो है। अगर मैं एक कहानी बताऊं कि राम जी काफी फेमस हैं इंडिया में भगवान के रूप में, तो हनुमान जी ने भी राम जी के कीर्ति को काफी मतलब आगे तक पहुंचाया। तो आप समझिए कि लेनिन की जो ख्याति रसिया में है या पूरे दुनिया में, तो लेनिन का ये हनुमान था। जितना जो आप कहिएगा कि प्रसिद्धि क्या, जितना जो काम कैसे लेनिन को करना है, क्या करना है, सारा काम यही ट्रोट्स्की कर रहा था। तो ये पूरा जो अपराइजिंग का जो हेड था वो ट्रोट्स्की ही था। कब होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, ये सब कुछ यही हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो कहा जाता है क्या कि अपराइजिंग की शुरुआत होती है 24 अक्टूबर को। जैसे अपराइजिंग की शुरुआत होती है उस समय प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं करेंस्की, ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन भी रहता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं करेंस्की होते हैं, वो ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए शहर छोड़ करके चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे रसिया में अलग अलग तरीके से लोग, कोई बोल्शेविक के सपोर्ट में है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। तो जैसे वो चले जाते हैं तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, उन लोगों ने क्या करता है कि बोल्शेविक के न्यूज़पेपर्स को या उसके जो और भी जो बोल्शेविक के जो ऑफिस होते हैं उसको सीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय बोल्शेविक भी क्या करता है कि अपना रिवॉल्यूशनरीज जो कमिटी को ऑर्डर करता है कि भाई क्या करो कि भाई वहां के गवर्नमेंट पे कब्जा कर लो। और फाइनली क्या होता है कि एक औरोरा शिप का चर्चा है जो विंटर पैलेस पे अटैक भी करता है। शाम होते होते मिनिस्टर लोग सरेंडर कर देते हैं बोल्शेविक के आगे। और एक कहा जाता है कि मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राद, बोल्शेविक जो काम करते हैं उसको फाइनली मान्यता मिल जाती है। और आप देखिएगा कि दिसंबर महीने तक आते आते एक हेवी फाइटिंग के बाद मॉस्को और जो पेट्रोग्राद शहर होता है उस पे बोल्शेविकों का कब्जा हो जाता है। और इस तरीके से बोल्शेविकों के हाथ में रसिया की सत्ता आ जाती है। आई होप कि आप लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन को समझ गए होंगे। अब अगला यूनिट 4 है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। मतलब अक्टूबर कौन सा, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेज आए। तो आप देखिए कि बोल्शेविक टोटली प्राइवेट
प्रॉपर्टी के अधीन थे और लेनिन ने जो बात कहा था अपने अप्रैल थीसिस में सत्ता में आने के बाद उसने वो करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री को, बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के मतलब नेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि सरकार की वो संपत्तियों की सरकार उसके अधीन हो गया। लैंड क्या किया गया, मतलब नोबेल लोगों से लेकर के और मतलब पीजेंट लोगों में बांटा, सोशल प्रॉपर्टी कर दिया गया। पीजेंट लोगों को अलाउ कर दिया गया कि भाई जाइए अपना अपना जमीन पर कब्जा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जान के ताज्जुब होगा कि शहर में जो लार्ज हाउसेस थे, सपोज कीजिए कि फैमिली मेंबर 5 है, सॉरी, और उनके पास 10 रूम का फ्लैट है, तो कहा गया कि भाई आप 5 रूम रख लीजिए, 5 रूम में वैसे लोगों को दे दिया जाए जिसके पास घर नहीं है। बोल्शेविकों ने इस तरीके का काम किया। आपको बहुत मतलब गजब ये स्थिति रही। ओल्ड जो टाइटल, जो एरिस्टोक्रेट टाइप के टाइटल थे जो राजा के समय मिलते, सबको एबॉलिश कर दिया गया। ड्रेसिंग कंपटीशन किया गया, पुराने ड्रेस को चेंज कर दिया गया। एक ड्रेसिंग कंपटीशन करा करके बुद्धियों का एक कैप जो टोपी पहना हुआ है, देखिएगा वहां का सोल्जर, इसका चुनाव किया गया कब, 1918 में किया गया। ये सब हुआ, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी अपना नाम बदल देती है और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख सकती है। नवंबर 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक हम कर रहे हैं, बहुत हम पॉपुलर हैं, योग करने के लिए चुनाव कराती है। लेकिन चुनाव में होता क्या है कि जितना मेजोरिटी उनको सीट चाहिए वो सीट मिलता नहीं। तो जब सीट उसको उतना नहीं मिलता है तो लेनिन बोल देता है कि भाई नहीं, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत जो है हमारा ज्यादा मतलब हमारी जो पार्टी उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो चुनाव हुआ है अनसर्टेन कंडीशन में हुआ है और अब रशिया वन पार्टी स्टेट रहेगा। मतलब बोल्शेविक पार्टी ही सिर्फ एक पार्टी बन करके रह जाएगी। उसके जितने एलाइज रहते हैं सब लोग उसका विरोध भी करते रहता है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि यहाँ पे जर्मनी के साथ वो मार्च 1918 में समझौता कर लेता है और ब्रेस्ट लियोटोप्स एक जगह का नाम है जिसके साथ समझौता करके अपने आप को क्या करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हटा लेता है। और सीक्रेट पुलिस चेक्का नाम का एक पुलिस संगठन बनाता है जिसका काम रहता है कि कोई भी अगर बोल्शेविकों के खिलाफ थोड़ा बोलता है तो सीधे उसको क्रश कर देना, मार देना, खत्म कर देना। बहुत सारे लोगों को ऐसा किया गया जो बोल्शेविकों के खिलाफ मुंह खोलने वाले थे। उस चेक्का का हेड वही टॉस्की था जो मैंने आपको बताया कि वो लेनिन का हनुमान था। गजब की पर्सनालिटी थी, उसने रशियन रिवॉल्यूशन में साइड में बहुत बेजोड़ रोल प्ले किया था। बोल्शेविकों ने जिस तरीके सत्ता में आए तो बहुत सारे नौजवान लोग इनके प्रति अट्रैक्ट भी हुए। अट्रैक्ट होने कहने का मतलब कि इनके साथ जुड़े, लेकिन बाद में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा क्योंकि बोल्शेविक सेंसरशिप लगा दिया। अब जब सेंसरशिप आ गया तब आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि मैं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं द मिरर 2.0। आगे देखते हैं सिविल वॉर के बारे में। द सिविल वॉर, आप देखिएगा कि जैसे बोल्शेविकों ने जमीन को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, ज्यादातर जो किसान थे खुद क्या थे, सॉरी, ज्यादातर जो आर्मी के अधिक बड़े अफसर थे, चाहे आर्मी के लोग थे, वो खुद किसान थे। तो इसके लिए वो गांव लौटने लगे। तो समझिए कि उसकी आर्मी क्या हुई, रशियन आर्मी टूटने लगी, ठीक है। अब देखिएगा कि जितने तो नॉन बोल्शेविक थे या लिबरल्स सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, वो बोल्शेविकों की इस तरीके के निर्णय का काफी विरोध कर रहे थे। साउथ रशिया में देखिएगा कि इन लोगों ने साउथ रशिया में इन लोगों ने बोल्शेविकों से फाइटिंग भी शुरू कर दिया अपना ट्रूप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक लोगों को रेड्स भी कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ मैक द फॉलोइंग में आ जाएगा। आप देखिएगा ड्यूरिंग द 1980 टू 1990 द ग्रीन्स किसको कहा जाएगा, तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को ग्रीन्स कहा जाएगा। एंड द व्हाइट्स यानी जार के सपोर्टर, मोस्ट ऑफ द रशियन, इन लोग का ज्यादातर रशियन मतलब इंपायर पर इनका कब्जा था। और इन लोगों को किसका बैक मिलता, तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापानी ट्रूप इनको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सोशलिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव से एक कैपिटलिस्ट वाला कंट्री था, पूंजीपतियों का कंट्री था। ते लोग डरे हुए थे, इसलिए जानबूझ करके इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा था। तो आपके बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि इसी दौरान, सिविल वॉर के दौरान ही, शायद आप रिसर्च कीजिएगा, जार निकोलस II और उनके
पूरे फैमिली को गोली मार दिया गया था एक साथ पूरे को। उनके 3 बेटी, उनके एक मतलब एक बेटा था जो ऑटिज्म का शिकार था, उनकी रानी और उनके लाश को मतलब बहुत मिला ही नहीं, जला-वला के ऐसे ही कहीं फेंकवा दिया गया। ये बोल्शेविक लोगों का कुछ काम उतना अच्छा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कहीं से कुछ लाश वगैरह उनका मिला, कहीं कब्र था। बाद में 90s मतलब जो सोवियत संघ टूटा तब वहां से उनके कब्र को ला करके जहां उनके पूर्वजों का कब्र अभी है, वहां पे एक समाधि हमारी शायद बनाया गया, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था उड़ते उड़ते। आप लोग इसे भी रिसर्च कीजिएगा जार निकोलस II के बारे में क्या था। लेकिन सिविल वॉर के दौरान ही बोल्शेविकों ने उनको गोली मरवा दिया था, कहीं कहीं एक्सक्यूट करवा दिया था, लेकिन एक्चुअली में पूरे फैमिली को एक साथ गोली मरवा करके उनको लाश को भी डिस्पोजल कर दिया गया था। ऐसा है बात, ये रियलिटी है। अब देखिए जिस समय सिविल वॉर चल रहा था तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, खासकर रसिया में। तो वहां पे लूटिंग मतलब लूटमार, बैंडिटी मतलब डकैती, फेमिंग कॉमन हो गया था। लोग बहुत ज्यादा परेशान था। अरे व्हाइट लोग से, व्हाइट्स कौन थे? व्हाइट जो जार के सपोर्टर थे। तो व्हाइट्स लोग जो किसान उनके जमीनों पर बोल्शेविकों लोग के बहकावे आकर कब्जा किया हुआ था, उनके खिलाफ बहुत हरास स्टेप लेना शुरू कर दिया था। लेकिन चूंकि जैसे जैसे इन लोगों ने उनके खिलाफ स्टेप लेना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे इनका प्रभाव खत्म हुआ। चूंकि बोल्शेविक तो गरीबों के सपोर्ट कर रहा था, किसानों का सपोर्ट कर रहा था, लोगों की जमीन का बात कर रहा था, तो धीरे धीरे बोल्शेविक अपना प्रभाव बनाने में सफल रहे। लेकिन कुछ ऐसे काम थे, क्यू का एक जिक्र आता है जहां बोल्शेविकों ने वहां लोकल नेशनलिस्टों का बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया, मास्कर करवाया, मरवाया। तो वहां के लोकल लोग कंफ्यूज थे भाई कि बोल्शेविक क्या करना चाहते थे। आगे देखिएगा कि बोल्शेविक लोग नोमेड लोग थे, उन लोगों को एक जगह सेटल लाइफ जीने के प्रयास किया, लेकिन इसमें आंशिक रूप से वो लोग सफल नहीं हो गए। मतलब जो भी वो किए उसमें हर काम में बोल्शेविकों को पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली। आगे देखते हैं कि इसमें और अगला यूनिट में क्या है। चलिए आगे देखते हैं मेकिंग ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। आप देखिएगा ड्यूरिंग द सिविल वार, जब सिविल वार चल रहा था तो बोल्शेविक लोग लगातार इंडस्ट्री को, बैंक को नेशनलाइज कर रहे थे, उसमें उन लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप देखिएगा वहां पे ये बोल्शेविक लोग घूम घूम करके ये भी काम कर रहे थे कि हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ कलेक्टिव काम करने में कितना फायदा है। कलेक्टिव फार्मिंग के लिए लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके समझा रहे थे कि एक साथ हम लोग करेंगे तो उसका क्या क्या फायदा होगा। सेंट्रलाइज कहा जाता है कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया गया। 5 ईयर प्लान बनाया गया, 5 ईयर प्लान के तरफ कि 5 साल में हमको ये काम सेट करना है, इसको सेट किया गया और इसमें सफलता भी मिली। आप देखिएगा कि 100% कोल के मामले में, ऑयल के मामले में और स्टील के मामले में तो ये 5 ईयर प्लान बहुत सक्सेस रहा। लेकिन इसकी सक्सेस स्टोरी ऐसी नहीं थी। क्या थी? तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा मतलब वर्कर लोगों को काफी पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता था, काफी हार्ड मेहनत करना पड़ता था। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 5 साल का काम अगर 3 साल में होगा, समझिए कि वर्कर को कितना ज्यादा काम करना पड़ता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी नए नए इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप किए जा रहे थे। और एक बुक में आपको लाइन दिया हुआ है कि आपको जान के ताज्जुब हुआ कि वर्कर किस स्थिति में रहते थे कि आपको 3-4 मंजिला बिल्डिंग से, जहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री में है, आपके बुक का एक लाइन है, आप कहिएगा तो मैं यहाँ से दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास बुक है और इस बुक के इस पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, भी दिया भी हुआ है यहाँ पे कि बिलो 40 डिग्री में, मतलब टॉयलेट के लिए लोगों को गली में 4 मंजिले 3 मंजिले मकान से उतर करके जाना पड़ता था। ये वहां तक व्यवस्था थी, मतलब बढ़िया मॉडर्न क्वार्टर भी लोगों के रहने के लिए नहीं थी। लेकिन स्थिति बदली, ठीक है, नए नए इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप होना, तो स्कूलिंग सिस्टम क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ गया। लोगों को मतलब किसानों को पढ़ाने के लिए मतलब यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, अच्छे से स्कूल हो, अच्छे से लोगों को हेल्थ सुविधा मिले, इस पर भी काम किया गया। अगर वुमेन वर्कर काम कर रही है तो उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चे के लिए क्रिचेज मतलब जो प्ले स्कूल टाइप का, मतलब कंपनी में ही बच्चों को देख रेख करने की व्यवस्था सब कर दी गई। ये सारा कुछ व्यवस्था हो गया। उसका मॉडर्न लिविंग क्वार्टर बना दिया गया, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये सारे की सारी चीजें सब जगह इवन नहीं थे, मतलब सब शहरों में इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज कम थे। अब जो अगला यूनिट है हम लोग आते हैं, आगे देखते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टालिन की कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में। आप देखिएगा जब प्लांट इकोनॉमी चल रहा था तो खास करके आप देखिएगा वहाँ एक कलेक्टिवाइजेशन जो एग्रीकल्चर में आया वो डिजास्टर लेकर के आया। आप खास कर देखिएगा आपके बुक में 1927 से 1928 का साल जो रहा, खासकर शहर में देखा गया कि शॉर्टेज हो रहा है अनाज का। जो रसिया पूरे दुनिया को अनाज की सप्लाई कर रहा है, वहाँ पे अनाज की शॉर्टेज कैसे हो जा रही है। ये है सरकार ने क्या किया कि फिक्स कर दिया कि इस रेट पे अनाज बिकेगा। शहर में ला करके पीजेंट लोग को बेचने का कहा, लेकिन पीजेंट लोग क्या किया कि इस प्राइस पे आपको बेचना है, लेकिन बहुत ऐसा पीजेंट लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। स्टालिन जो लेनिन के मरने के बाद सत्ता में आया, थोड़ा सुनिएगा ये क्वेश्चन। स्टालिन जो था लेनिन के मरने के बाद सत्ता में आया, थोड़ा इसका फिगर देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तनाशाह, सबसे बड़ा डिक्टेटर यही है, था भी कहिए। आप समझिए कि हिटलर इसके चेले थे। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, हिटलर ने इसी का नकल किया। हिटलर ने इसका नकल करके अपने आप को बर्बाद कर दिया, लेकिन स्टालिन ने अपने क्रूरता के दम पे रसिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में डेवलप कर दिया। कैसे किया, क्या किया, इसकी बहुत कहानी है, हम लोग को उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो जानिएगा कि स्टालिन से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं हुआ। उसने कैसे रसिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया, उसकी कहानी है। आगे आप लोग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टालिन ने अपने ताकत के दम पे, अपने अपने वर्चस्व के दम पे, जो हिटलर को जो जर्मनी को जो हराता है रसिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो स्टालिन ही था। स्टालिन ने अपने नीतियों से हिटलर को हराया, जो आज तक जो रसिया का दबदबा पूरे दुनिया में, खासकर कि यूरोप में तो है ही, क्योंकि इसका प्रमाण है कि पिछले 2 साल से यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है रसिया से। तो यूक्रेन अकेला नहीं है, पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री और अमेरिका भी साथ दे रहा है, फिर भी रसिया टिका हुआ है। वो सब एस्टेब्लिश करना इसी स्टालिन की देन है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टालिन जो होता है लेनिन के मरने के बाद सत्ता में आता है। पहले मैंने ट्रोट्स्की के बारे में जिक्र किया था कि वो तो हनुमान था, किसका, लेनिन का, तो वो कैसे बच गया। एक्चुअली में स्टालिन भी क्रूर था, इसने भी क्या किया, उसको सफाया करवा दिया। स्टालिन ने ही उसको मरवा दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उस सब डिटेल आपको नहीं जानना है, जो आपके बुक की जो बातें हैं उसी में हम लोग देखेंगे। स्टालिन का ये मानना था कि जो देश के धनिक किसान हैं, वे लोग अनाज का होर्डिंग कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि इसकी महंगाई बढ़ सके। तो जो रसिया के जो धनी किसान थे उनको कुल्लक्स कहा जाता था। उसने कहा कि कुल्लक्स के घर पे क्या करना, रेड करना शुरू करवा दिया, ताकि वहां से लोग अनाज को होर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुल्लक्स को कंप्लीट सफाया करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, कुल्लक्स के जगह पे कलेक्टिव फार्मिंग को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग को वहां कोल खोज कहा गया। एक कोल खोज क्या है, मतलब एक साथ उसने क्या किया कि गांव के लोगों को 10-20 सब लोगों को एक साथ कहा कि पूरे गांव की जमीन आपकी है, आप सब कोई मिलजुल के खेती कीजिए और जो उसका प्रॉफिट मैंने जो भी होगा आपस में बांट लीजिए। इसके लिए आपको सरकारी इक्विपमेंट देगी, नए नए खाद बीज देगी, हर तरीके से हेल्प करेगी। लेकिन अब देखिएगा कि आप ही पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप एग्जाम देने जाइएगा, सब बच्चे सब टाइप के बच्चे होते हैं। कोई ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, कोई कम करने वाले होते हैं। अगर सबको समान नंबर दे दिया जाए तो कोई खुश होगा? नहीं होगा। यही हाल हुआ, बहुत सारे किसान इससे रिफ्यूज करने लगे। नहीं, ये अलग अलग तरीके से उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को मतलब इससे बचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके लिए हरास स्टेप लेना शुरू कर दिया स्टालिन ने। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने जानवरों की संख्या कम कर दिया। बाकी कोई अपना भेड़ बकरी पाला हुआ है, अब कहेगा कि लोगों में बांट दीजिए, ये कोई तरीका नहीं। ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों को देश निकाला हो गया। जो लोग भी कलेक्टिव फार्मिंग का विरोध कर रहे थे, उन लोगों के साथ बहुत गलत तरीके से स्टेप ले रहा था। कुछ लोगों को क्या किया, वो अपने अकेले तरीके से फार्मिंग करने को बोल भी दिया, लेकिन उनके खिलाफ अनसिंपैथेटिकली था। इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे, सपोज कीजिए कि मैंने खेती किया और मैं कलेक्टिव फार्मिंग का पार्ट नहीं हूं और मेरे खेत को कोई बर्बाद कर रहा है, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर से मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं, तो वो बोल रहा है कि आप तो मेरी बात माने ही नहीं, सरकार जो कहती है उसकी बात मानते नहीं, तो जाइए आप अपने आप अनुसार हैंडल कर लीजिए। इस तरीके का हुआ। कलेक्टिव फार्मिंग रसिया के लिए डिजास्टर लेके आया। लाख प्रयास करने के बावजूद भी प्रोडक्शन उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। और
रसिया के हिस्ट्री में सबसे खराब फेमिन, लगभग यहाँ देखिएगा कि 2 मिलियन लोग क्या हो गया, सॉरी लगभग 4 मिलियन लोग क्या हो गया कि मर गया। जिस तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग को ये करवा रहा था या प्लांट इकोनॉमी को अपने अनुसार से मतलब स्टालिन कर रहा था, तो इसके अपने पार्टी के लोग भी थोड़ा इससे नाराज थे। तो ये सोशलिज्म के खिलाफ उनका मतलब षड्यंत्र कर रहे हैं, वे लोग अपोज कर रहे हैं, इसके लिए उन लोगों को लेबर कैंप में भेज दिया, उन लोगों को मरवा दिया अलग अलग तरीके से। यहाँ देखिएगा हमने लिखा हुआ है बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वेयर प्रिजनर एंड लेबर कैंप। ये लेबर कैंप अपने डालने का मतलब क्या है कि आपका मरना तय है, खाए बिना काम करवाते करवाते लोगों को मरवा दिया। और ये जो मरने वाले लोग थे ज्यादातर में टैलेंटेड प्रोफेशनल थे। आप देखिएगा कि ज्यादातर टैलेंटेड प्रोफेशनल को मारने के पीछे मेन रीजन ये था कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही तो आखिर क्वेश्चन राइज करेंगे, आपके ओपोनेंट बनेंगे, आपका विरोध करेंगे। तो स्टालिन मतलब दुनिया का सबसे क्रूर में से एक आदमी था। इसका एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन रहा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से आए ये कोई जरूरी नहीं है। तो क्या रहा, तो थोड़ा इसको देखते हैं। होता है क्या, द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट ग्लोबली, मतलब रशियन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट रहा पूरी दुनिया में रहा। इन मेनी कंट्रीज कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी वेयर फॉर्म। इंडिया में भी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो गया, इंडिया में भी हो गया, सब जगह होने लगा। लेबर पार्टी मतलब लग रहा था लोगों को कि अरे वाह, हम लोग भी अब रसिया वाला, यहाँ के लेबर लोगों को लग रहा था कि रसिया वाली व्यवस्था हो जाएगी, तब कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन इंडिया में भी हो गया था। आगे देखिएगा, by the time of outbreak of the second world war the USSR had given the socialism a global face। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिटलर को खास करके स्टालिन के नेतृत्व में रशिया ने बड़ी बुरी तरीके से हराया था। एक बार कहा जाता है कि जब हराना शुरू किया तो बर्लिन तक चला गया था रशिया की सेना। और जब आपको चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन क्या होता है कि बट द इंटरनेशनल रिपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक आते आते, इसके खात्मे तक आते आते आप देखिएगा कि सोशलिज्म का जो वो प्रभाव था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लगभग 9 के बराबर रहा। दुनिया में अब अलग अलग देशों ने इसको अलग अलग तरीके से लिया। मैंने अपना पूरा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों को समझाने और बताने में लगा दिया। मुझसे जो भी अच्छा बन पाया मैंने आपको बताया। कुछ कमी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड नोट्स और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। जितने इतने देर हमारे वीडियो को आप लोगों ने देखा इसके लिए थैंक यू।